नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके लिए जीके जीएस की एक रिवीजन सीरीज चलाने वाला हूं, जो कि ये सीरीज यकीन मानना आप कि आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगी। और यदि आप क्लास में आज पहली बार आए हो, पहली क्लास में, तो आप जो मेरे कहने से प्लीज़, आप बहुत वीडियो देखते होगे, जी पूरी क्लास देख के जाना। यकीन दिलाता हूँ मैं आपको, जब आप लास्ट में कहोगे तो इतने समय में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे जितने समय में आपको जितने क्वेश्चन, जो मैंने 100+ क्वेश्चन लिखा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। और आप देखना, कंटेंट पर गौर करना, जो अंतिम समय में जो पढ़ने की तैयारी रहती, जो कंटेंट रहता, वो मैं आपको दूंगा। और समय का विशेष ध्यान रखूंगा। मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है समय। समय का मैं हमेशा गौर करता हूँ, क्योंकि समय आपका बड़ा उपयोगी है, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए, तो आज पहली क्लास है रिवीजन सीरीज की, तो आप पूरी देख के जाना। आज देख के जाना, कल से आपका ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। और कहते नहीं है कि कर भला तो हो भला। यदि आपने मतलब अपना भला कर लिया, तो दूसरों को भी शेयर कर देना। यदि आपको सही लगे, नहीं लगे तो फिर नहीं करना शेयर। लगे कि क्लास में कुछ और कंटेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है, 1 नंबर कंटेंट से है। रिवीजन सीरीज पहला क्वेश्चन है, ये तुमसे पूछ ले कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया। तो ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। आगे बात करें, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में हुआ। महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह था। तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया और बिहार में चंपारण पड़ता है और नील की खेती से संबंधित था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार में महात्मा गांधी जी गए थे। आगे बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तुमसे पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। आगे पूछे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और कब तक चला, तो 1922 तक चला। ध्यान रखना, 1920 से 1922 तक चला। 4 फरवरी 1922 को, सॉरी 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैं आपको रिवीजन करा रहा, आपको लगे कि ये कंटेंट इंपोर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट कर लिया करो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ बना लेना। बाद में आपको एक नंबर भी दे दूंगा, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर देना, तो भी मैं आपकी इसी कंटेंट की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लगे यदि, ठीक है। चलिए आगे तुमसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। चलिए अगला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिन लिथगो था। आगे तुमसे पूछे 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कैनिंग था। आगे बात करें, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो करजन था। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ये भी याद रखना। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, करजन के समय हुआ। और बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई। चलो आगे तुमसे पूछे कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई, तो डफरिन के समय हुई। ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुई। कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ए ओ हुमने की। एओ हुम स्कॉटलैंड का निवासी था, जिसे हर्मेट ऑफ शिमला या फिर शिमला का संत कहते थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे तुमसे पूछिए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया। ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जिसे काला कानून भी कहते हैं। ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहते हैं, जिसमें लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी में मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसको छुड़वाने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में, अमृतसर पंजाब में एकत्रित हुए, जहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं जल्दी बोल रहा, मतलब इस क्लास का नाम ही है रिवीजन सीरीज, ध्यान रखना। चलिए आगे तुमसे पूछे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो 1919 में आया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। चलिए नेक्स्ट, गाय को वेदों में किस नाम से जाना जाता है, तो अगन्या। गाय को वेदों में अगन्या के नाम से जाना जाता है। तुमसे पूछे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 5 जून 1972 को हुई। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे बात करें,
WHO की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, ध्यान रखना। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आगे बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। आगे पूछे UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ध्यान रखना, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आगे बात करें RBI की स्थापना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई और 1934 के अधिनियम से हुई। ये भी याद रखना। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आगे तुमसे पूछे इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पूछे मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। देखो कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 लाइनर फॉर्मेट मिलेगा। जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही मिलेगा आपको, सिर्फ फर्जी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यकीन मानना। इससे जल्दी तुम रिवीजन कर नहीं पाओगे। तुमसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का पुराना नाम बेतिस्ता है। ध्यान रखना, झेलम नदी का पुराना नाम बेतिस्ता है। रावी नदी का पुराना नाम पूछे तो रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। आगे तुमसे पूछे रक्त का पीएच मान, तो ध्यान रखना, रक्त का पीएच मान कितना होता? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2 के 4 कर दो, ठीक है, 2.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4 और नींबू का पीएच मान 2.4। आगे बात करें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? भारत का आदर्श वाक्य तुमसे पूछे कि भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखना, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। आगे पूछे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। आपको पेपर में हूबहू क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपे मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जैसे अपन मक्खन रहता, मक्खन में से घी अलग कर देते और मट्ठा अलग कर देते। ध्यान रखना है, छाछ अलग कर देते। ऐसा कंटेंट है, यकीन मानना तुम जी। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता? तो जवालो उपनिषद में मिलता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय को कहते हैं। मिश्रित ग्लैंड अग्न्याशय को कहते हैं। और 4 आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछ ले अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तुमसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख मिलता? तो समान सिविल संहिता। ध्यान रखना, आर्टिकल 44 में क्या है? तो समान सिविल संहिता है। पूछे सबसे पहले समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू थी? तो गोवा में। दूसरा राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। ध्यान रखना, सबसे पहले किस राज्य में लागू थी समान सिविल संहिता? तो गोवा में। दूसरा राज्य बना उत्तराखंड। अगर तुमसे पूछे विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, तो वो उत्तराखंड बना, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली शासन से लागू थी। जब गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, पुर्तगाल के अधीन था गोवा, तब से गोवा में सिविल संहिता लागू थी। लेकिन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। तो ढंग से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करें DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे पूछे रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने की। आगे पूछे पीएच पैमाने की खोज किसने की? तो पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने की। ध्यान रखना आप सभी के लिए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भाई हिम्मत नहीं हारनी है, कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, यकीन मानना। आगे पूछे अनुवांशिकता की खोज किसने की? तो अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। किस पर की? तो मटर के पौधे पर की थी। ये भी ध्यान रखना, अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की और मटर के पौधे पर की। चलिए आगे तुमसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो सरोजिनी नायडू हैं। ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी
नायडू हैं। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट है। ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कॉमन व्हील पत्रिका किसकी है? तो वो भी एनी बेसेंट की है। कॉमन व्हील पत्रिका एनी बेसेंट की है। घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटडा से मिलते हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटडा से मिलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहन जोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहन जोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे तुमसे पूछे, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। यदि तुमसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य ना कि मौलिक अधिकार, यदि पूछे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 11। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कंटेंट में जो दूंगा वो आपको बिल्कुल क्लियर दूंगा, फंसाने वाला कंटेंट नहीं कि आपका दिमाग में मिक्स पुलाव बन रहा, नहीं, 1% नहीं। मूल का अर्थ होता है पुराना, मतलब पुराने संविधान में। तो ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछे 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, आगे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, जो कि मैं पहले बता चुका। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। चलिए आगे तुमसे पूछे, अगला पॉइंट पूछ ले, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो वो धौलावीरा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते? कालीबंगा से। मन के बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों से मिलता है। पूछ ले, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता? चंद हुदड़ों से। देखिए, कंटेंट को रटने का तरीका वन लाइनर फॉर्मेट, 1 नंबर। यदि आपको जीके याद नहीं हो रही, आप इस कंडीशन में लिख लो और पढ़ लो, यकीन दिलाता कभी आप जीके भूलोगे नहीं। आपको जीके इतनी सरल है। हाँ, आपको बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ऐसे आप नोट डाउन कर लो, कभी नहीं भूलोगे जीके। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और टिन से क्या बनता? तो कांसा बनता है। तांबा और टिन से बनता है कांसा। तांबा और जिंक से क्या बनता? पीतल। ध्यान रखना, तांबा और जिंक से मिला के क्या बनता? तो पीतल बनता। तांबा और जिंक से मिला के क्या बनता? पीतल बनता। चलिए आगे तुमसे पूछे, अब देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब मैं सीधे सीधे कुछ टॉपिक्स पे भी आपको पढ़ा के चलूंगा। क्लास आपको 1 नंबर मिलेगी भाई। तुमसे पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता। नोट करके रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, रट के रखना। एसएससी के फेवरेट है बिल्कुल, ये सब प्रीवियस ईयर कंटेंट से बनाया गया है, बहुत मेहनत करी है आपके लिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता? ऑक्जेलिक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता? ऑक्जेलिक। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता? साइट्रिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता? साइट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता? पूछ ले, तो टाट्रिक। ध्यान रखना, टमाटर में ऑक्जेलिक और पालक में ऑक्जेलिक, संतरा और नींबू में साइट्रिक, इमली में टाट्रिक और अंगूर में भी टाट्रिक अम्ल पाया जाता। आंवला की बात करें तो आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता? एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखना, और नेटल में भी कौन सा अम्ल पाया जाता? तो फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम ही मेथनोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम ही मेथनोइक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता? लैक्टिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो मैलिक अम्ल। और सिरका में कौन सा पाया जाता? तो एसिटिक अम्ल। और गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो ग्लूटामिक अम्ल। ध्यान रखना, 1 नंबर कंटेंट दूंगा भाई आपको। आप तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अभी सिर्फ 14 मिनट हुए हैं क्लास को। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टाट्रिक अम्ल, अंगूर में टाट्रिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, नेटल में फॉर्मिक अम्ल। तुमसे पूछे नेटल क्या है? तो नेटल एक प्रकार की घास रहती जिसके चुभने से सूजन आ जाती। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछे, अब देखो अगला टॉपिक मैंने यहीं पे जोड़ दिया, प्रमुख अनुसूची। अगर तुमसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है?
तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, ध्यान रखना, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता। आगे बात करें, चौथी में राज्यसभा में राज्यों का स्थान, राज्यसभा में राज्यों का स्थान या सीटों का आवंटन। SC ST के लिए प्रावधान, पांचवी अनुसूची में SC ST के लिए विशेष प्रावधान। आगे बात करें छठवीं अनुसूची में, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसके जो जनजातीय क्षेत्र हैं इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। मतलब यहाँ के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के लिए। चलिए आगे तुमसे पूछे सातवीं में, तो सातवीं अनुसूची में खुद सूचियों का उल्लेख मिलता। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कितने प्रकार की? 3 सूचियों का उल्लेख मिलता सातवीं अनुसूची में, ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे आठवीं अनुसूची में, तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं? 22। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहा, मैं आपको गोली की तरह क्वेश्चन दाग रहा, बस आप तो लपेटते चलो और पढ़ते चलो। ऐसी क्लास रिवीजन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंतिम समय में ऐसे ही रिवीजन किया जाता है यार, नया नहीं पढ़ा जाता। नया पढ़ोगे मिक्स पुलाव बनेगा, इसलिए जो पढ़ा उसको श्योर होके जाओ, ध्यान रखना। इसी कंटेंट को बार बार पढ़ो, यकीन दिलाता तुमको लगेगा। बस बात यह है कि कुछ दिनों की बात है, फिर शोर आएगा, ध्यान रखना। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। अभी डिजिटल बोर्ड की कमी है, जब डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो गर्दा उड़ा देंगे जीके का, ध्यान रखना। पूछे नौवीं अनुसूची में, तो भूमि सुधार का उल्लेख मिलता। 10वीं अनुसूची के तुमसे पूछ ले तो दल बदन कानून का उल्लेख मिलता। 11वीं में ग्राम पंचायत, जिसमें 29 विषय हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख मिलता और इसमें 18 विषय हैं। तो ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। चलिए आगे तुमसे पूछे, कुछ मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकें भी जोड़ दी, जो डेली में कुछ करके कवर कराता रहूंगा आपको। चलिए पूछे अकबरनामा किसकी पुस्तक है? तो अबुल फजल की। अकबरनामा अबुल फजल। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। इंडिका पूछ ले तो इंडिका मेगास्थनीज की है। अकबरनामा अबुल फजल, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगास्थनीज। राजतरंगिणी पूछे तो राजतरंगिणी कल्हड़ की है। और तुमसे पूछे भाई कौन सी पुस्तक है जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता, तो ध्यान रखना राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। आगे तुमसे पूछे अर्थशास्त्र, तो चाणक्य या कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र किसकी है? तो चाणक्य या कौटिल्य की है। हुमायूंनामा पूछे गुलबदन बेगम। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बुद्ध चरितम अश्वघोष। यंग इंडिया पूछ ले तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। पूरी की पूरी इंपोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर है, सब पेपर में पूछी जाएंगी, देख लेना तुम और मैं आपको बताऊंगा। हर्षचरित बाणभट्ट की है। सत्यार्थ प्रकाश तुमसे पूछे दयानंद सरस्वती की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, नोट कर लेना, कट गया वहां पर। ए सूटेबल बॉय किसकी है? तो विक्रम सेठ की है। अकबरनामा अबुल फजल, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगास्थनीज, राजतरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बुद्ध चरितम अश्वघोष, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हर्षचरित बाणभट्ट, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, कादम्बरी बाणभट्ट और ये सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। चलिए आगे तुमसे पूछे पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता, ये भी ध्यान रखना, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता। महाभाष्य पतंजलि की है। और पतंजलि को योग सूत्र का रचनाकार भी कहा जाता है, ध्यान रखना, योग दर्शन का रचनाकार भी कहा जाता है पतंजलि को, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि की है और योग दर्शन का रचनाकार पतंजलि है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर। चरक संहिता चरक की है। और चरक संहिता में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? तो स्वास्थ्य के बारे में, मेडिसन, ध्यान रखना, स्वास्थ्य के बारे में उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में चरक की है। किताबुल ए हिंद का लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। तुमसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। वो क्वेश्चन बता रहा भाई जो बिल्कुल पेपर की जड़ है, यकीन मानना आप।
किताबुल ए हिंद अलबरूनी की है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की है, ध्यान रखना। गुलामगिरी किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, किस जहाज पर लिखी थी? तो किल्डोनन जहाज पर लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। किस जहाज पर लिखी? किल्डोनन जहाज पर लिखी। इंडियन स्ट्रगल तुमसे पूछे, सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। बंदी जीवन किसकी है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल की है। बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। पूछे किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं? तो बंदी जीवन को कहते हैं। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। तुमसे पूछे कौन सी पुस्तक है जो जेल के अंदर लिखी गई? तो ध्यान रखना वो गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक जेल के अंदर लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। आगे तुमसे पूछे गीतांजलि, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता, ये भी ध्यान रखना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो आनंद मठ से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय गान गीतांजलि से लिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, ये आज की क्लास थी। अब बताओ क्लास कैसी लगी? प्लीज यदि क्लास लगी हो तो एक कमेंट जरूर करके जाना अच्छा सा। और मैं क्लास इससे बड़ी भी लूंगा। सिर्फ अभी 22 से 23 मिनट का समय हुआ और लगभग मैंने आपको 100 प्लस क्वेश्चन कवर कराए। 100 प्लस क्वेश्चन का वादा किया, 100 प्लस क्वेश्चन कवर कराए मैंने आपको। वो भी टॉपिक के रूप में कवर कराए हो या बल्लानर फॉर्मेट में, लेकिन कंटेंट वो था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे आप घंटों घंटों की क्लास पढ़ रहे हैं और वो आपको 20 क्वेश्चन करा रहा है, प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा है और 20 क्वेश्चन करा रहा है। सिर्फ वो आपका नुकसान कर रहा है, यकीन मानना। लास्ट टाइम पे वो पढ़ा जाता जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता, जो आपने पढ़ा हो, ध्यान रखना। ठीक है, गारंटी दिलाता है यदि तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो जीडी में झंडे गाड़ के आओगे, जीके में आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर के जाना। जय हिंद, जय भारत।